दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिक विभाजन। और ये है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। इसका भारत के जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में हम पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक प्रदेश हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। पहला है पुरा चुंबकत्व। इस पे प्रश्न बनता है और शायद ये पूछा भी जाए। पुरा चुंबकत्व, तो ध्यान देना। अध्ययन वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। यानी जो चट्टान थे और जो अवसाद थे उसके जो निर्माण का समय था, निर्माण के समय जो संरक्षित गुण थे उनका जो अध्ययन करा जाता है उसको बोलते हैं पुराचुंबकत्व। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुराचुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अब आपसे कोई पूछा जाए कि इसका अध्ययन अध्ययन किस किस लिए किया जाता है, तो यह आएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पुरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है इस पे मेंस पे क्वेश्चन आते हैं। भारतीय स्थल पिंड, जो भारतीय स्थल पिंड है गोंडवाना का भाग है। जो भारतीय स्थल पिंड यानी जो जितना भी भारतीय उपमहाद्वीप है वो सब किसका भाग थे? गोंडवाना लैंड का भाग थे। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, तो इस गोंडवाना में क्या क्या शामिल था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा, अब जो संवहनीय धारा होती हैं उनके द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट, जब ये विभाजन हुआ तो इसमें जो भारतीय प्लेट थी वो गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। अब ये जो भारत पहले था इसी का ही पार्ट था गोंडवाना लैंड का, लेकिन जब संवहनीय धाराओं ने इसे काटना शुरू कर दिया, विभाजित करना शुरू कर दिया, तो भारतीय जो प्लेट थी वो वहां से हट करके उत्तर दिशा की तरफ विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, और वो कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट, इससे जाकर ये टकरा गई। तो जो भारतीय प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकरा गई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों, भारतीय और यूरेशियन, ये दो प्लेटें थी भारतीय और यूरेशियन को ध्यान में रख लेना, के बीच स्थित 33 सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। अब यहाँ से हमारे जो हिमालय था उसका विकास बताया गया है, कैसे हुआ था उसका निर्माण। तो जब जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब आपस में टकराई तो उनके बीच जो 33 सागर था, उनके बीच में 33 सागर था, उसके जो अवसादी चट्टान जो थी वो वलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की जो पर्वतीय श्रृंखला था वो बन गई। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। जो पूरी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की उसे युवा बोला जाता है। अब युवा नहीं है कि अभी बन गई हो, ये बहुत साल पहले बनी थी, लेकिन कंपैरिजन में दूसरी जो चट्टानें थी उससे नई है ये। इसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में, हिमालय का तराई क्षेत्र होता है, जब हम अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उस एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10, उसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया गया, तराई कौन सा होता है, भाबर कौन सा होता है, भांगर कौन सा होता है। तो ये सारे हम उसमें पढ़ेंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो अब इसमें से फटाफट पढ़ रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि तराई पाताल तोड़ कुएँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में। 33 सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जब 33 सागर था उसका के हिमालय के रूप में ऊपर उठने, 33 सागर ऊपर उठा, उसका जितना भी अवसाद था हिमालय के रूप में ऊपर उठ गया, और जो प्रायद्वीपीय जो पठार था, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार था उसके उत्तरी किनारे नीचे धंसने लग गए। तो उसके धंसने के कारण एक द्रोणी बन गई, एक बेसिन बन गया।
अब समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। अब ये नदियों से फिर से ये भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। जो हमारा उत्तरी मैदान जो बना था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उत्तरी मैदान कैसे बना। तो जो बेसिन बना था, जो जगह नीचे धस गई थी, उसको जब नदियों ने भर दिया तो उसी को बोला गया जलोढ़ निक्षेप। अब ये जलोढ़ मिट्टी से भरा था, इसलिए इसे जलोढ़ निक्षेप बोला गया है और इसी को नाम दिया गया है उत्तरी मैदान। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अब जैसे कि आपसे कोई पूछे कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पूरा प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो इसमें आएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पूरे भारत में सबसे पुराना है, प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है और ये जो प्रायद्वीपीय भाग बोला जाता है वो कैसे बोला जाता है, सर्वाधिक स्थिर बोला जाता है। यानी इसमें भूकंप वगैरह इतने ज़्यादा नहीं आते। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय चट्टानों से, इग्निशियस रॉक से, और रूपांतरित शैलों से, जो आग्नेय चट्टानें ही रूपांतरित हो जाती हैं उसी को बोलते हैं रूपांतरित शैल, की कम ऊंचाई पहाड़ियाँ। यानी इसकी जो विशेषता है प्रायद्वीप पठार की, वो कम ऊंची पहाड़ियाँ हैं। जैसे हिमालय की बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और प्रायद्वीप में कम ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये कम का मतलब कंपेरिजन में कम है, वैसे तो ऊंची है, और चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का भविष्ययी आउटलायर है। यानी जो मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है, लेकिन वो उधर इंडिया के, जैसे इस मैप में देखते हैं, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। और जो मेघालय का पठार यहाँ पर है तो ये इसी का ही पार्ट है ये, लेकिन यहाँ पे नदियों के निक्षेप की वजह से ये सब गायब हो गया है, तो हमें ये यहीं तक लगता है। तो ये पठार भी जो है वो मेघालय का पठार इसी का ही पार्ट है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो ये मेघालय का पठार है ये तो प्रायद्वीपीय पठार का ही पार्ट है, और ये एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से, भारतीय जो प्रायद्वीप होता है उसमें जो पृथक होता है वो किससे पृथक होता है, मालदा गैप से पृथक पृथक होता है, यानी अलग होता है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। जो भारत का पश्चिमी तट है उसका निर्माण कैसे हुआ, यानी जो ये भारत का पश्चिमी तट है इसका इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण भूमि के उत्थान, यानी भूमि जब ऊपर उठी और निर्गमन के कारण हुआ, ऊपर उठने और नीचे गिरने के कारण इसका निर्माण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। बताइए आपको, इसमें भौतिक भिन्नता बहुत है, तो इसी के बारे में देखेंगे। इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यहाँ ध्यान देना, भारत को जो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है, 4 प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है। और 4 में कौन कौन से आते हैं, एक तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये उत्तर का ये सारा पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा। एक मिनट, तो ये उत्तर का ये सारा पर्वतीय क्षेत्र आ गया यहाँ तक, और विशाल मैदान, और ये सारा विशाल मैदान हो गया। फिर प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। और चौथा आ जाता है तट और द्वीप। तट में ये सारे आ गए और द्वीप यहाँ पर आ गए। ये सारे 4 पार्ट में बांटा गया है। और इसमें जो आप बोलते हो कि ये वाला जो मरुस्थल वाला पार्ट है वो उपभाग होगा, अगर इसको जोड़ा जाए तो ये विशाल मैदान का ही भाग होगा। ये वाला, ये जितना ही मरुस्थल का भाग है वो विशाल मैदान का ही भाग है। तो ये 4 पार्ट हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो वो 4 होंगे। इसके अतिरिक्त भारत को शैल, स्तरक्रम, उच्चावच और विवर्तनिकी प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब जो नॉर्मल चलता है वही 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेश होता है, तो इसमें गलती मत कर देना, ये 6 उपभौतिक हैं। यहाँ पर भौतिक पूछ रहा है, ये भौतिक है और ये उपभौतिक है। तो 4 भौतिक हैं, उसके 4 के अंदर उपभौतिक बांट दिए 6। तो ये 6 कौन से हैं, और इसी 6 में आपके ये सारे अलग अलग हो जाते हैं। ये पहला आता है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, ये सारे हिमालय का हिस्सा आ जाता है। फिर उत्तरी भारत का मैदान,
उत्तरी भारत, ये हिमालय पर्वत सारा क्षेत्र आ गया। फिर उत्तरी भारत का मैदान यहाँ वाला, ये आ गया। फिर भारतीय मरुस्थल, ये मरुस्थल जो कि जो प्राकृतिक में था उसमें साथ ही था ये। फिर प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद तटीय मैदान, ये सब, ये जितना भी तटीय मैदान है। फिर द्वीप समूह, ये जो द्वीप समूह है ये इसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से 6 हैं। 6 फिर से मैं बता रहा हूँ, 6 उपभौतिक हैं और 4 प्राकृतिक हैं। तो ध्यान रखना, जब प्राकृतिक वाले को उपभौतिक मत कर देना, मतलब प्राकृतिक तो ये भी है, भौतिक हैं, सॉरी, भौतिक हैं। तो बड़े बड़े अगर 4 भौतिक आएंगे तो वो ये हैं। अगर वो उपभौतिक पूछे तो आपको ये 6 लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण, नीचे कुछ है क्या? नहीं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। यानी जो पहले आर्कियन चट्टानें थी, क्रम की जो चट्टानें थी, उनके रूपांतरण यानी उन्होंने रूप बदल लिया, और या उनके भ्रंशन से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कौन सी है इनमें से, तो पहले आर्कियन आई, उसके बाद धारवाड़ की आई। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। धात्विक मतलब इसमें बहुत सारा धातु है। इसमें कौन कौन सा धातु है? सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये सारे खनिज प्राप्त होते हैं यहाँ से। तो ये ध्यान रखना, जितना भी ये जो शिलाएं हैं, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इनमें क्या क्या मिलता है? ये धात्विक हैं, इनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये सारे खनिज प्राप्त होते हैं यहाँ से। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण, जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, उनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। यानी पहले आर्कियन आई, उसके बाद धारवाड़ आई, और उसके बाद कौन सी आई? कुडप्पा आई। ठीक है, तो इसका क्रम ध्यान रख लेना। पहला आर्कियन, दूसरा धारवाड़, फिर तीसरा कुडप्पा। इनका निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद। विध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। अब इसके बाद हुआ जो विध्यन क्रम की चट्टान थी, तो ये चौथी चट्टानें हो गई। निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि जो पत्थर और जो मिट्टी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती है। और जो धात्विक है, धातु कहाँ से प्राप्त होती है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती है। विध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद, अभी जो विध्यन थी चौथे नंबर की, उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये 5वें नंबर की हो गई। तो ये 5 चट्टानें और क्रम आपको ध्यान में रखना है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला, जो भारत हम पढ़ते हैं, भारत का जो अधिकांश कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इसी 5वीं क्रम की जो चट्टानें थी, इसी से ही सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। जो गोंडवाना का है वो उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है और इनमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ठीक है, कोयला कई प्रकार का होता है और इसमें से जो बिटुमिनस होता है कोयला, उसकी प्राप्ति होती है। और इस कोयले की खासियत ये होती है कि जलाने पर सल्फर की मात्रा बहुत कम निकलती है इसमें। तो ये चट्टानें ध्यान रख लेना। पहला आर्कियन, धारवाड़, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। ये 5 चट्टानें याद कर लेनी है। तो चलिए अब प्रश्न कोश देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। भारत से उपबंध पुरा चुंबकत्वीय परिणामों से संकेत मिलते हैं। ठीक है, उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं जो कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। इसके कहाँ से संकेत मिलते हैं हमें? उत्तर को, यानी इससे संकेत मिलते हैं कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो कहाँ पर सरका, तो ये उत्तर को सरका है। हमने देखा था अभी, जब भारत से भारत अलग हुआ था उससे, तो वो उत्तर की तरफ खिसका हुआ और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। बताया हमें गोंडवाना लैंड में कौन कौन आते हैं? दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। ठीक है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी देखा हमने, गोंडवाना लैंड कहते हैं उसे।
भारत कितने प्राकृतिक, देखो आगे प्रश्न, प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 6 में नहीं है, भारत है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार बांटा गया है। ये जब हम एनसीईआरटी देखेंगे तब हम देख लेंगे, इसमें पूरा पूरा चैप्टर ही दे रखा है इसके बारे में। तो 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में जो बांटा गया है ये भू उपभौतिक हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो किस भाग में पाए जाएंगे? तराई क्षेत्र में। हमने देख लिया था कि तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर उत्तराखंड भी है, तो अगली बार प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पाताल तोड़ कुएं किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड, उसमें जो ऑप्शन दिया होगा वो सही होगा। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, ये प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, जहाँ से जल स्रोत वो होते हैं जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं कूप में अंतर होता है। जो जल स्रोत होता है और पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है क्या? कि प्रथम में यानी जल स्रोत में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, ठीक है, जो स्रोत होता है उससे अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। दूसरे के लिए यानी पाताल तोड़ कुएं में मनुष्य को धरातलीय सतह पर धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इसमें देखना है कौन से सही है। संरचनात्मक दृष्टि से संरचना कैसी है उसकी, किस तरह से बना है वो। मेघालय पठार, हमने देखा मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, सही है, हमने देखा था ये मेघालय जो पठार है भारत के उत्तर पूर्व में, तो ये मेघालय का पठार दक्कन पठार का एक भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई, ये भी सही है, समभिन्नति की वजह से हुई है। और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी सही है। जब नदियाँ का दोबारा से पानी आया तब यहाँ पे जलोढ़ मृदा पूरे इकट्ठी हो गई और तब ये इसका मैदान का निर्माण हुआ था। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई, ये गलत है। तो सिर्फ भारतीय और यूरोपीय नहीं था, यूरेशिया था और चीनी भी नहीं था। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही है, हमने देख लिया था, बहिर्शाही आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंजन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप से मालदा गैप, हमने मालदा गैप भी देखा था, इससे पृथक होता है ये। कश्मीर घाटी की रचना, जो कश्मीर घाटी थी उसकी रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है। और सुएज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। जो प्रायद्वीप के जो दृढ़ भूखंड थे उन्होंने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोक दिया, यानी वो दक्षिण जो हिमालय था वो प्रायद्वीप से दक्षिण की तरफ विस्तार नहीं कर पाया। तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगत फोर्डी पैदा हो गया, एक अग्रगत पैदा हो गया। और यह अग्रगत एक विशाल भूसन्नति की भांति था, और यह भी एक भूसन्नति ही था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगत धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी से विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, तो चीनी प्लेट नाम की कोई चीज ही नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखना असत्य पूछा जा रहा है। भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, हाँ सही है, प्रायद्वीपीय भारत सबसे प्राचीन है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है, ये नवीन है, फोल्डेड है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ, ये गलत है, पश्चिमी तट का निर्माण जमाव क्रिया से नहीं हुआ है, वो तो उत्तर भारत के मैदान का हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले के वृहत्तम भंडार है, हाँ ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है। तो यूपी लोअर में पूछा गया था, तो शायद इस बार भी पूछ ले, तो ध्यान रखना है ये प्रश्न। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण, जो पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है, नदियों के जवाब क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ, हमने देख लिया था।
भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वत वलित पर्वतों में से एक है। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। नीति को सुमेलित करना है। इसमें सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। दक्कन ट्रैप, उत्तर नूतन, पश्चिमी घाट, प्री कैम्ब्रियन, अरावली, क्रिटेशियन, आदि नूतन। ये काल दिए गए हैं कि कौन सी श्रृंखला जो भी ये बने हैं किस काल में बने हैं। तो जो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था वो क्रिटेशियन आदि नूतन में हुआ था। हम इसमें यहाँ पर देख लेते हैं इसे, या आईएएस में आया था। दक्कन ट्रैप कब हुआ था? क्रिटेशियन काल के अंतिम चरण में हुआ। अब आपको इस प्रश्न को भी रट लेना है क्योंकि ये शायद आ सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये कठिन सवाल है और अब यूपीपीसीएस भी कठिन सवाल बनाने लग गई है, तो इसमें ये जो कठिन सवाल उन्हें कहाँ से मिलेंगे? आईएएस के पुराने जो क्वेश्चंस हैं वहीं से मिलेंगे, तो इसलिए इसको रट लेना। तो दक्कन ट्रैप जो है वो क्रिटेशियन काल के अंतिम चरण में बना था। पश्चिमी घाट जो पर्वत की उत्पत्ति हुई थी सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में बना था। अरावली की जो पर्वत की उत्पत्ति हुई वो प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो था वो अत्यंत नूतन काल में बना था। तो इनको याद कर लेना है। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियन, पश्चिमी घाट सेनोजोइक, अरावली प्री कैम्ब्रियन और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ अत्यंत नूतन काल में। अब इसमें से एक चीज़ ध्यान रखना, जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो सबसे पुरानी है, तो इसलिए इस प्री कैम्ब्रियन पहले आएगा इसमें। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। अब इससे दो प्रश्न बन सकते हैं। पहले तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुट्टानाड या कुट्टानाडु कहाँ पर है, तो केरल में है। कुट्टानाडु केरल में। और ये किस लिए है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ये इस चीज के लिए प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी खेती के तरीकों से। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। ये ध्यान कर लेना, इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। केरल का धान का कटोरा। कुट्टानाडु सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। इसलिए जो खाद्य एवं कृषि संगठन है फाओ, इसे द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को, जो इनके जो खेती के तरीके हैं उनको वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ग्यास घोषित किया गया है। ये एक वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली है जिसमें जितनी भी कृषि प्रणालियां होती हैं उनमें स्थान दिया जाता है इसमें। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। कौन सा मरुस्थल है? इसमें मरुस्थल बताना है। तो सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, गंगा तो नहीं है बहुत। असम क्षेत्र, यहाँ पे भी बारिश होती है। मध्य भारत क्षेत्र, ये भी नहीं है। तो सिंपल सा कौन सा मरुस्थल होगा? सिंधु क्षेत्र, क्योंकि सिंधु के पास ही आपका पाकिस्तान और गुजरात, राजस्थान, ये सारा क्षेत्र आता है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? अब ये बीपीएससी में पूछा था, शायद ये जरूरी नहीं है, तब भी इसे देख लेते हैं। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इसमें विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर और सोन नदी घाटियों में पाई जाती है। अब यहाँ से जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद कर लेना कि बिहार में विंध्यन भूस्तरीय जो रचना है वो कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती है। तो इसमें से क्या याद करना है? जो कैमूर और सोन नदी घाटी जो रोहतास है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वो बिहार में है, ठीक है। इसमें से एक प्रश्न बन सकता है, कैमूर और एवं सोन नदी घाटी कहाँ पर है? बिहार में। अब निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो सबसे ज़्यादा चट्टान प्रणाली नवीनतम गोंडवाना है। हमने 5 देखे थे, उसी का ही है ये।
धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रंशन से हुआ। ये पूरा यहीं फिर से बता दिया इन्होंने। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रंग, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। अब ये कुडप्पा क्रम आ गई, आर्कियन थी, धारवाड़ हो गई, फिर कुडप्पा आ गई और धारवाड़ हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। फिर विंध्यन आ गई। इसमें क्या क्या होता है? चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। इससे सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 क्रम की चट्टानें हैं और गोंडवाना इसमें सबसे नवीनतम है। तो ये पहला तो हमारा हो गया ख़त्म। अब दूसरा शुरू करेंगे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।